सदन पार्क साकेत में नारंग ज्वेलरी ग्रुप की 30 से भी अधिक मंजिलों वाली ऊंची इमारत है। इमारत की हर मंजिल पर आज एक असामान्य उथल पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। वो आनन फानन में दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे, जैसे कि कुछ बड़ा हो गया हो। तीसरी मंजिल पर सम्मेलन कक्ष में नारंग ग्रुप के निदेशक मंडल ने एक आपातकालीन मीटिंग रखी थी। सम्मेलन कक्ष में एक बड़ी सी टेबल के चारों ओर 20 से ज्यादा लोग बैठे थे, जिसमें नारंग खानदान के सबसे धनी और शक्तिशाली सभी व्यक्ति मौजूद थे। क्या चल रहा है? कॉरपोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉरपोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। सम्मेलन कक्ष में गर्मागर्म चर्चा जारी थी। सभी शेयरधारक चिंता से पसीना पसीना हो रहे थे। बदहवासी और बेचैनी उनकी शक्लों पर साफ दिख रही थी। वो आपस में बातें कर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि तभी अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसी की। सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बातें करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। जब से उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉरपोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान के सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भावों से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डेटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। बोलते हुए एक युवा महिला सेक्रेटरी, जिसने आंखों पर चश्मा पहन रखा था, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अंदर चली आई। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है, अब बताओ मुझे। अमिताभ नारंग ने बेबसी से घबराए हुए भाव से पूछा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कंपनी को अभी तक कितने नुकसान हुए हैं। सेक्रेटरी ने दस्तावेजों को खोल दिया और कहा, डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% से अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयरधारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। अब इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा शहरों में हमारे ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। महिला सेक्रेटरी की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि वो आगे कुछ बोलने में झिझक रही थी। आखिर वो अपने सामने लोगों को कैसे बता सकती थी कि ग्रुप तो खत्म हो ही गया। क्या एक ही दिन में हमारी कॉरपोरेशन का ये हाल हो गया? नहीं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। मिस्टर अमिताभ, आपने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि शेयरधारकों के लाभांश बढ़ रहे हैं, तो क्या वो सब झूठ था? इनमें से एक शेयरधारक, जिसे आमतौर पर कभी कंपनी के मामलों की परवाह नहीं रही, उसने घबराते हुए पूछा, हमारा शेयर बाजार ध्वस्त हो गया, यहाँ तक कि चैनल व्यापारियों ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए हैं। फिर हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचने जा रहे हैं जिन्हें हम स्टॉक कर रहे हैं? ज्वेलरी और जेड कच्चे माल के कारखाने के प्रभारी शेयरधारकों में से एक ने घबराहट में पूछा। सभी की तरह एक महिला शेयरधारक भी बेचैन हो रही थी। अपनी आंखों के सामने अचानक सब कुछ ढह जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि ये स्थिति उसके अपने फायदों से संबंधित थी, उसे अमिताभ नारंग की गरिमा का ख्याल भी बनाए रखना था। उसने उनसे मौके पर ही सवाल कर लिया,
मिस्टर अमिताभ नारंग, मिस्टर अजीत नारंग, कंपनी के प्रभारी आप दोनों हैं। अब जबकि इतनी बड़ी समस्या हो गई है, क्या आप दोनों हमें सफाई नहीं देंगे? अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें खुद अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवालिया निकाल दिया, वो भी एक दिन के अंदर। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या का कोई समाधान लेकर आए हो? चिंता वाली बात यह है कि कोई स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब तक देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है। अजीत नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास एक दिन के अंदर नारंग ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी। ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गया, क्योंकि शेयर धारक आगे की चर्चा में पड़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फोन किया है। वो रायजादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस हैं। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजीत नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस व्यक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वो तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? इस वक्त सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से न मिलकर तीसरे भाई से मिलने क्यों आया होगा, क्योंकि सभी की संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायजादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? अमिताभ नारंग ने ठंडे भाव से अजीत से सवाल किया। क्या मजाक है? आखिर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायजादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायजादा ग्रुप के एक इशारे पर सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा। तो फिर मैं कैसे? अजीत नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप फोन उठाओ और स्पीकर चालू करो। देखते हैं रायजादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वो नारंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वास्तव में उनके हाथों के व्यवसायों का अजीत नारंग से कोई लेना देना नहीं था। दोनों भाई आधे नारंग ग्रुप के मालिक थे और मिलाकर 30% शेयर्स उनके हिस्से में थे। लेकिन अगर अजीत नारंग अकेला पूरे ग्रुप के बर्बाद होने का कारण है, तो अमिताभ नारंग को उसके खिलाफ खड़ा होने में देर नहीं लगेगी, भले ही उनका रिश्ता खून का है। इस समय अजीत नारंग काफी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फोन उठाया। क्या आप अजीत नारंग हैं? फोन के दूसरी छोर पर सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग। अजीत नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। इसके लिए प्लीज नारंग ग्रुप के सारे मैनेजमेंट को फौरन सूचित कर दीजिए। हमारा रायजादा ग्रुप आपकी कंपनी के एक्विजिशन यानी अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए आएगा। अपने बेटे करण नारंग को मीटिंग में बुलाना मत भूलिएगा, विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो विक्रम टोकस को अपमानित करने की जरूरत नहीं कर सकता था। फोन की एक बीप के साथ विक्रम ने आखिरकार कॉल काट दिया। अजीत नारंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद उसे एक बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने अजीत नारंग को और भी अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा। चूंकि मामला अर्जेंट है, हम एक बार में ही बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतजार करें।
अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। आधे घंटे से भी कम समय में नारंग ग्रुप ने 200 से अधिक कर्मचारियों के पूरे मैनेजमेंट विभाग को बड़े मीटिंग हॉल में इकट्ठा कर लिया था। दोनों भाई रायजादा ग्रुप के आने का इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे बीत गए। बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी घबरा कर इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे पहले बहस होने के बावजूद वो अभी भी इस जरूरी मामले में निष्कर्ष नहीं निकाल सके। रायजादा ग्रुप ने अपनी असली ताकत का एक उम्दा प्रदर्शन दिखाया था। नारंग ग्रुप डरा और सहमा हुआ था। 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि कंपनी के मुखिया अमिताभ और अजीत नारंग भी मीटिंग हॉल के बाहर गलियारे में अपनी घबराहट दबाते हुए आगे पीछे टहल रहे थे। फोन करके पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो रायजादा को नाराज नहीं करना चाहते थे। मिस्टर नारंग, क्या हमें फोन नहीं करना चाहिए? वो आ भी रहे हैं कि नहीं? शेयर धारकों में से एक से अब इंतजार नहीं हो रहा था। अनुभव था ही इतना कष्टदायक। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें आज के लिए तितर बितर हो जाना चाहिए। अगर वो आते हैं तो हमें इकट्ठे होने में देर नहीं लगेगी। अमिताभ नारंग के दामाद ने संभावित रूप से सुझाव दिया, क्योंकि वो भी अब और नहीं बैठ सकता था। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है। अमिताभ ने गंभीरता से कहा। डैड, क्या चल रहा है? ये लोग आने वाले हैं या नहीं? करण ने संदेह से पूछा। हालांकि वो नारंग ग्रुप की एक शाखा कंपनी का महाप्रबंधक था। उसे खुद पता नहीं था कि विक्रम टोकस ने मीटिंग में उसे शामिल होने के लिए क्यों कहा है। पता नहीं ये रायजादा ग्रुप वाले खुद को समझते क्या हैं? 200 लोगों को इंतजार करवा रहे हैं, वो भी एक सेक्रेटरी के लिए। करण ने बेहद असंतोष से कहा। मुंह बंद करो बेवकूफ, अजीत ने उसे डांटा। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये रायजादा परिवार चीज क्या है? बस आए दिन कुछ ना कुछ करके मेरी नाक में दम करते हो। क्या पता इस बार ऐसा क्या कर दिया कि हमारी पूरी कॉर्पोरेशन पे बात आ गई। माहौल एक बार फिर निराशाजनक मूड में डूब गया, क्योंकि वहां मौजूद सभी के दिलों में डर था। जो हो चुका वो कम था, और क्या होने वाला था। हालांकि बैठक कक्ष में एयर कंडीशनिंग थी, लेकिन मैनेजमेंट विभाग के कई लोग और यहाँ तक कि शेयर धारक भी पसीने से तरबतर थे। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ बैठक में चला गया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायजादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूँ, सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हाँ, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूँ। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉर्पोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहाँ तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक ही रखा। ये नजारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर घृणा आ गई, पर वो चुप रहे, क्योंकि वो रायजादा ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते और बिना किसी परेशानी के कंपनी से संबंधित मामलों को सुलझाना चाहते थे। इसलिए किसी ने भी सेक्रेटरी टोकस को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफी लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति एग्जैक्टली है क्या। इस समय मेरे हाथों में नारंग की ज्वेलरी ग्रुप के 55% शेयर हैं। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के तहत 20 ज्वेलरी फैक्ट्रीज और 30 आभूषण फ्लैगशिप स्टोर्स के कंट्रोल में हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूँ तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के ये शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे, जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वो चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज हैं, प्लीज आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टोकस ने दस्तावेज की कॉपियां सभी में बांटने का आदेश दिया। उपस्थित सभी शेयर धारकों ने दस्तावेजों को पढ़ते हुए और गहराई से विचार करते हुए गंभीर भाव प्रकट किए कि तभी शांति में विक्रम टोकस की आवाज फिर से आई, एक अलग अंदाज में। करण नारंग कौन है? विक्रम बार बार करण से क्यों मिलना चाहता है? क्या करेगा वो उसके साथ? क्या नारंग्स को पता चलेगा
कि विक्रम को रायजादा परिवार के जरिए शिवम ने भिजवाया है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।